हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को, यानी कि गणित में दोस्तों पेडागोजी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको आज हम लोग देखेंगे, यानी कि हल करेंगे। और तो बता दें दोस्तों, पेपर फर्स्ट में अगर बात की जाए तो जो सबसे कठिन टॉपिक होता है वो आपका गणित पेडागोजी के होता है। अगर पाँचों सब्जेक्ट में देखेंगे आप, ठीक है, CDP, हिंदी, मैथ, EVS, संस्कृत या फिर इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर अगर पेडागोजी के बारे में बात करें दोस्तों तो गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है। और इसमें काफ़ी बच्चे जो है कि जो अभ्यर्थी होते हैं काफ़ी उनका परेशानी होता है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही बहुत वीडियोज़ मिलेंगे दोस्तों। तो जो लोग भी चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों। पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज के सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने रहे। फर्स्ट ऑप्शन है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, या खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों बता दें, जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गणित के शिक्षण संदर्भ अधिगम संदर्भ में जो निम्नलिखित प्रक्रिया में वांछनीय है वो है कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 43 पे चलिए, यानी कि आज का सेकेंड इस क्वेश्चन दिया है कि गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। पहला है, यानी कूट वाले देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत सारे कूट वाले जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कूट वाले जो शब्द होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 3 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अवैध संख्याओं की सूची बनाइए, या आयतों के बारे में आपको जो भी जानकारी है मुझे बताइए। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से अगर अध्यापक ने क्वेश्चन किया है तो वो अध्यापक क्वेश्चन जो है किस प्रकार के हैं ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से, मतलब कौन सा कूट वाला सही है। तो पहला ऑप्शन रहा कि ए और बी, यानी ए व बी बंद सिरे के प्रश्न हैं। तो देखिए ए है जो और बी है, ये तो क्या है, बंद वाला है, क्योंकि उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 3 सेंटीमीटर है। तो इसका एक ही आंसर हो सकता है, यानी कि यह बंद सिरे वाला प्रश्न है। ठीक है, और बी क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तो देखिए बी को बोला है, तो क्या यह बंद सिरे वाला है? प्रश्न नहीं है, तो यहाँ से तो ऑप्शन पहला जो है कट जाएगा। सेकेंड अगर ऑप्शन आप देखते हैं तो दिया है कि ABC जो है बंद सिरे वाले प्रश्न है। तो देखिए बी तो नहीं है, तो इस वजह से ए भी आपका सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो भी कट जाएगा। तो थर्ड पे चलते हैं, ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। BC व D मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सी की, किसकी बात करें? सी की, ये हमारा जो है बंद है और ये भी बंद मुक्त वाला है। बाकी ये दोनों जो हैं क्या हैं, मुक्त सिरे वाले हैं। तो देखिए ये ऑप्शन किस तरीके से कहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं तो दिया है कि ए और सी बंद सिरे वाले हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले हैं, जो कि दोस्तों अभी हम लोगों ने चेक किया है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों जिसमें आपको टाइम थोड़ा लग सकता है क्वेश्चन को करने में, पर आप सही से आपको समझ में तभी आएगा जब आप उस पर समय देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ध्यान से समझिएगा, न्यूनतम की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन रहा प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव तोड़ने के तरीकों की जानकारी होना, या छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो जो सबसे न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा दोस्तों उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, यानी कि छात्रों के गलत उत्तर के अगर पूरे हम हल दे देते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा गणित के शिक्षण अधिगम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है दोस्तों कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और
आयत है, ठीक है, यानी समचतुर्भुज और एक आयत है, दोनों ही है। वह वैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो बता दें दोस्तों, वैन हीले से निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग वैन हीले थ्योरी जरूर से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं समझेंगे और नहीं जान पाते हैं और किस तरीके से पढ़ना है नहीं कर पाएंगे, तो सही दिशा में अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्तर सेकंड जो है, यानी संबंध, यानी कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, तो वो किस स्टेज पे है? तो सेकंड स्टेज पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। बात बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, यानी क्या कहा जाता है इस गुण को? संवर्ग गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण या वितरण गुण। तो देखिए ये जो गुण होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग संवर्ग गुण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है दोस्तों कि गणित शिक्षण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है कि गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड है आपका कि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। ये बात तो गलत लगती है। चलिए अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण में प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है कि गणित ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता, आगे नीचे भी है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने रहे। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, पहले ही पढ़े थे कि यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो पढ़े थे, यानी कि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ये बात गलत है और यही उसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है दोस्तों, देखिए ये भी कूट वाला ही क्वेश्चन है। तो दिया है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, पहला है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, जो कि हम लोग पहले ही क्वेश्चन में ये चीज़ पढ़ चुके थे, तो ये ऑप्शन सही हो गया। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, नहीं ये चीज़ गलत है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए, क्या ऐसा है? तो नहीं। डी है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ ये चीज़ सही है। तो यहाँ पर देखिए ए और डी कहाँ पर सही है? तो ए और डी आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में ही यहीं पर मिल गया। तो यहाँ का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता पर विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, या प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पर भी कहा गया है कि गणित को बच्चों के जीवन अनुभवों से या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना है तो बच्चों को क्या करना है, उसका भाग बनाना है, उनके बाहरी जीवन से जोड़ कर पढ़ाना है। तो यहाँ पर सबसे पॉइंट जो है पॉजिटिव पॉइंट मिल जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही ही दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों के त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन 1 संख्या चार्ट के नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चौपड़ आकृतियों को पहचाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है दोस्तों कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? क्या गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट या क्विज़नेयर छड़े? तो अगर हम बात करें जहाँ पर भिन्न की संकल्पना की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, क्विज़नेयर छड़े जो हैं इसके लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अगला दो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है दोस्तों कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक टॉपिक और भी आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों कि यानी गणित की प्रकृति क्या क्या होती है। ये टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको आसानी से कर जाएंगे पेडागोजी के अंदर, कंटेंट को छोड़कर। तो ऑप्शन देखिए क्या है कि गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, बात बिल्कुल सही है, तो ये क्वेश्चन पॉजिटिव है। दिया है कि गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, बिल्कुल बात सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, और गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, वो कि ऑप्शन नंबर 3, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें पूछा है कि नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ध्यान से समझिएगा, 3 का संख्या का प्रयोग हुआ है पर क्रम सूचक भाव में हुआ है, किस ऑप्शन में हुआ है। पहला ऑप्शन है कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ और इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, या इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी में क्रम सूचक भाव आपको लग रहा है कि देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करें दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में जो दिखने को मिल रहा है वो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल जा रहा है कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, और इस घर में 3 कमरे हैं, यहाँ पे ये चीज़ क्रम सूचक भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, थर्ड में भी नहीं और फोर्थ में भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। दिया है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी संभव मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4, यानी किसी भी आकृति का जो आकार होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है आकार है इस एक आकृति का, तो ये इसका परिमाप का निर्धारण करता है, तो बिल्कुल है, यानी कि ये इस बाहरी जो इसका छोर होगा अगर हम इसको सभी को ऐड कर ले तो यही क्या कहलाता है, परिमाप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। क्या है, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, या समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जो दोस्तों बिल्कुल सही होगा, वो बनेगा आपका पहला क्वेश्चन यानी पहला ऑप्शन, यानी बीजगणितीय विचारों की जो नींव है वो प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, और ये इस क्वेश्चन के लिए सही भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए, क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर है, तो अगर आप सिर्फ परिभाषा पहले ही दे देंगे तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का पूरा कंप्लीट सेशन, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस किए, जो कि कभी न कभी यानी कि 2022 में दोस्तों 2021 की बात करें, 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है पेडागोजी के अंदर, मैथ पेडागोजी में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।